Assalamu alaikum, it's Humayun Kakar and welcome you all to KMF CSS Academy. Today we are going to discuss the topic which is very important and which is very difficult according to society. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सोसाइटी के मुताबिक वो बहुत डिफ़िकल्ट भी है। मतलब अगर आप CSS के रेशो को देखेंगे या PCS के रेशो को देखेंगे या PMS को देखेंगे तो मेजॉरिटी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इस टॉपिक में फेल हो जाते हैं। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट एसे राइटिंग। तो हम एसे राइटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। अब ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज एसे। अगेन अगर मैं आपको कहूँ कि एसे क्या है और इसके कितने काइंड्स है XYZ, तो ये इससे जो है यूट्यूब भरा पड़ा है और इसके अलावा हर टीचर यही चीज़ एक्सप्लेन करता है और यही पढ़ाता है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे इट्स नॉट अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट एसे, इट इज़ अबाउट प्री रिक्विजिट्स ऑफ एसे। जो हमारा टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट एसे, डेफिनेटली हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो मेन टॉपिक है जिसको हम फोकस करेंगे दैट इज़ प्री रिक्विजिट्स ऑफ एन एसे। सो लेट्स कम टू द टॉपिक प्री रिक्विजिट्स ऑफ एसे। जब हम इस वर्ड को देखते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ एसे, रिक्विजिट्स मीन्स रिक्वायरमेंट्स एंड प्री मीन्स बिफोर। इट मीन्स के एसे राइटिंग सीखने से पहले, एसे राइटिंग एसे अटेम्प्ट करने से पहले हमें क्या आना चाहिए, यानी कौन से पोर्शन ऐसे है जो हमें पहले से आने चाहिए ताकि अगर हम कोई ऐसे अटेम्प्ट करें तो उसको हम ईजिली अटेम्प्ट कर सके और उसको उसमें ईजिली हम अच्छे स्कोर को गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले जब हम लोग देखते हैं कि चलो हम लोग देखते हैं कि यार एक ऐसे में एक ऐसे की जो क्राइटेरिया है उसमें जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, जो एग्जामिन करने वाला बंदा है वो क्या चाहता है हमसे, यानी वो कौन कौन से पोर्शंस को जो है वो एग्जामिन कर रहा है और किन किन पोर्शंस के मुताबिक वो मार्क्स हमें देता है। तो सबसे पहले हम जब ऐसे को देखते हैं, इफ़ इट इज़ 100 मार्क्स ऐसे, अगर ये 100 मार्क्स का ऐसे है तो इसको जो है हम 4 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। हम नहीं बल्कि एग्जामिनर इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड करता है। फर्स्ट पोर्शन जो है दैट इज आइडिया राइटिंग, सेकंड पोर्शन में आपका आएगा कंपोजिशन, थर्ड पोर्शन में आपका आएगा ग्रामर and fourth will be sentence structure. What I said sentence structure, इसको हम एक्चुअली sentence प्रोनाउंस करते हैं। प्रोनाउंसिएशन की हमारी अपनी क्लास होगी तो उसमें हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। मीन्स फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के हवाले से हम क्लास ज़रूर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास 4 पोर्शंस है जो एक ऐसे के रिक्वायरमेंट्स है, यानी अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करेंगे सो यू शुड नो these 4 portions and you should fulfill these 4 portions to gain higher marks in essay writing. तो अगर इसको डिवाइड करें it will be 25% and all will have 25%. 25% means 25 marks. 25% का बेसिकली मतलब क्या है, 25 मार्क्स, यानी कि 25 मार्क्स हमारे पास आइडिया के हैं 100 में से, 25 मार्क्स हमारे पास कंपोजिशन के हैं, 25 हमारे पास ग्रामर के हैं और 25 हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर के हैं। अब हमारे पास हमें मसला क्या हो जाता है, यानी हम फेल क्यों होते हैं, यानी जो मेजॉरिटी है वो फेल क्यों हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग इस चीज़ को फोकस ही नहीं देते इन 2 पोर्शंस को। यानी जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो हर कोई कहता है कि यार ग्रामर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इतना आता है कि आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आता हो, सेंटेंस में कोई गलती ना हो, दैट्स इवन इनफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रामर हैज़ 25 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन एन एसे। तो आपको अगर आपका ग्रामर सही ना हो तो 25 में से आपको 5 मार्क्स भी नहीं मिल सकते। और इनफैक्ट
अगर आपको ग्रामर आता हो तो 25 में से आउट ऑफ 25 भी आप ले सकते हो, यानी ग्रामर की जो है वो सॉलिड मार्किंग है। लाइक मैथमेटिक्स में हम कहते हैं ना कि एक छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, और अगर आप पूरा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करते हो सो यू विल गेन कंप्लीट स्कोर। सेम इज़ द केस विद ग्रामर। तो ग्रामर में भी यही है कि अगर आपने ग्रामर को एक बार पढ़ लिया, एक बार अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपके जो है मार्किंग में हाई बहुत ही मतलब आपकी जो मार्किंग डेंसिटी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकेंडली हमारे पास है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर को तो कोई भी नहीं देखता, मतलब कुछ भी लिख लिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस आपने क्या करना है, अच्छी वोकेबलरी यूज़ करनी है, और इसके अलावा आपका आइडिया हो, आपके पास डेटा बहुत हो। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसे राइटिंग में। ऐसे राइटिंग इज़ वेरी सिंपल। आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीधा करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या, जो बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसको हम अगले वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर होता कैसे है एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव इट, वी विल डिस्कस ऑल दिस स्टफ विद एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आता है कंपोजिशन का। कंपोजिशन मीन्स एप्रोप्रिएट वर्ड ऑन एप्रोप्रिएट प्लेस। इसका बेसिक मतलब ये है कि आप एप्रोप्रिएट वर्ड को उसके एप्रोप्रिएट जगह पर यूज करें। यानी कि हाउ, व्हाट डज इट मीन। फॉर एग्जांपल, आप डिक्शनरी में एक वर्ड चेक करते हैं इंटरेस्ट, इसको आप डिक्शनरी में चेक करें, ये वर्ड बेसिकली डिक्शनरी के मुताबिक वर्ब है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसके साथ या तो आईएनजी का इजाफा करते हैं, या तो ईडी का इजाफा करते हैं, या इसको एसएच लिखते हैं बट एज अ नाउन, ठीक है। तो अब अगर मैं कहता हूं कि ही इंटरेस्ट इन एजुकेशन, ऑफ कोर्स दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट वर्ड हमने अप्रोप्रिएट जगह पर यूज नहीं किया। कंपोजिशन का मतलब यही है कि आपने अप्रोप्रिएट वर्ड अप्रोप्रिएट जगह पर यूज करना है, एक बात। दूसरा, कंपोजिशन में आपने किस चीज का ख्याल रखना होता है, कंपोजिशन में आपने ये ख्याल रखना है कि मैंने बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल वोकैबुलरी तो यूज नहीं की है। यानी कि इसका मतलब क्या है, हाई प्रोफाइल वोकैबुलरी, आई मीन टू से कि आपने ऐसी वोकैबुलरी तो यूज नहीं की है जिसके लिए जो एग्जामिनर है, जो रीडर है, वो उसे डिक्शनरी की जरूरत पड़े। यानी अगर आपको ये फील हो कि मैंने कोई ऐसी वोकैबुलरी यूज की है जो जनरली यूज नहीं होती, यानी आमतौर पर हम उसे यूज नहीं करते हैं, और ये मतलब बहुत ही यानी लिमिटेड इसकी यूजेज है, तो इस तरह की वोकैबुलरी को यूज करने से आप लोग गुरेज करें, दूर रहे। क्योंकि इस तरह की वोकैबुलरी जो है वो एग्जामिनर को डिक्शनरी उठाने में मजबूर करेगा, और जब वो डिक्शनरी उठाएगा, इवन देन डिक्शनरी में तो एक वोकैबुलरी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो क्लियर होता है, बट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपने जिस सेंस में यूज किया है वही सेंस डिक्शनरी में भी लिखा हो। यानी एक वोकैबुलरी है वो डिफरेंट सेंसेस में यूज हो सकती है। तो ये यूजर यूज करने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि भाई आपने इसको किस सेंस में यूज किया। तो अगर आपने कोई ऐसी वोकैबुलरी यूज की है जो बहुत ही आउट ऑफ यूजेज है, आउट ऑफ सोशल यूजेज है, तो वो आपके लिए जो है वो नुकसानदेह होगा। क्यों नुकसानदेह होगा? द रीज़न इज़ दैट कि जो एग्जामिनर है वो जब एक पैराग्राफ पढ़ेगा और उस पैराग्राफ में उसे 5-6 दफ़ा डिक्शनरी इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, तो वो आपके जो आपने 30 पैराग्राफ्स लिखे हैं या आपने 20 पैराग्राफ्स लिखे, तो वो उन पैराग्राफ्स के लिए डिक्शनरी यूज़ नहीं करेगा, एंड ही विल कट ऑफ योर ऐसे कम्प्लीटली, ही विल नॉट स्कोर यू। जब उन्हें समझ ही नहीं आएगा तो फिर वो आपको स्कोर कैसे देगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसी वोकैबुलरी यूज़ नहीं करनी है जो बेसिकली आउट ऑफ यूज़ हो। यानी मेरा मतलब इसका ये है कि कुछ वोकैबुलरी होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं बोरोविंग वर्ड्स, जो दूसरे लैंग्वेजेस से हमारी तरफ यानी आते हैं, यानी दूसरे लैंग्वेजेस से इंग्लिश में आए हो। तो कुछ ऐसी है जो दूसरे लैंग्वेजेस से आए हैं लेकिन वो कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसी है जो दूसरा लैंग्वेजेस से आए और वो फिर कॉमन नहीं हुए हो अभी तक। तो फिर उससे जो है आप कोशिश करें कि वो वोकैबुलरी यूज़ ना करें जो दूसरे लैंग्वेजेस से बोरोड हो और वो कॉमन ना हो। फॉर एग्जांपल, इसका मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ। एक वर्ड है वर्बम। वर्बम इज बेसिकली अ लैटिन टर्म,
ये लैटिन टर्म है और इसका मतलब है वाइटल, इम्पोर्टेंट, इसेंशियल, आप इसको कोई भी नाम दे दो, नेसेसरी, ठीक है। तो अभी अगर आप ये वाला वर्ड यूज़ करते हो, अब कुछ टाइम पहले तो ये वर्ड डिक्शनरी में भी नहीं था, आजकल तो जो ऑनलाइन डिक्शनरी है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑफलाइन डिक्शनरी में अभी तक ये चीज़ मौजूद नहीं है, यानी जो हार्ड कॉपीज़ में आपके पास डिक्शनरी होगी उसमें ये चीज़ इवन देन मौजूद नहीं है। तो अब अगर ये वर्ड उस बंदे ने कभी सुना ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, सो ही विल यूज़ डिक्शनरी, और जब वो डिक्शनरी देखेगा, अगर उनके पास ऑनलाइन डिक्शनरी अवेलेबल नहीं थी तो डेफिनेटली वो डिक्शनरी में भी ये वर्ड नहीं पाएगा, सो ही विल डेफिनेटली क्रॉस इट। तो इस तरह की वोकेबलरी यूज़ न करें, ठीक है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी के थ्रू हमें मुख्तलिफ वोकेबलरीज मिलती है, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि मॉर्फोलॉजी के थ्रू जब हमें वोकेबलरी मिलती है क्या हम उसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं मॉर्फोलॉजी के हवाले से। मॉर्फोलॉजी पे हम पूरा लेक्चर लेंगे कि मॉर्फोलॉजी जो है वो क्या है और उससे वोकेबलरी कैसे बनती है। फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ इतना समझे कि मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स इनसाइड लिंग्विस्टिक्स या इनसाइड इंग्लिश लैंग्वेज। मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। तो अभी हमारे पास दो वोकेबलरी, नेसेसरी एंड एसेंशियल, दोनों का मतलब सेम है, तो हम इसको मिलाएंगे और इससे थर्ड वोकेबलरी जो है वो बनाएंगे, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी। फिर हम एसेंशियल और नेसेसरी को मिलाकर निसेंशियल बना सकते हैं, ठीक है, निसेंशियल बना सकते हैं, लेकिन वो क्या है कि अगर वो डिक्शनरी में नहीं है तो एन एग्जामिनर विल क्रॉस इट आउट, ठीक है। तो कोशिश ये करनी है कंपोजिशन में कि आपने अप्रोप्रिएट वर्ड अप्रोप्रिएट प्लेस पे यूज़ करना है। तो अप्रोप्रिएट वर्ड आपको कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा वर्ड कैसे अप्रोप्रिएट है। देखो, सबसे पहले तो आपको ग्रामर की तरफ जाना होगा कि कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा प्रीपोजिशन है, एंड सो ऑन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा पार्ट अदा कर रहा है, यानी कौन सा काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपने किस चीज़ की तरफ जाना होता है, ग्रामर, यानी आप सबसे पहले ग्रामर में वोकेबलरी के इस्तेमाल को सीखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आप मॉर्फोलॉजी में वोकेबलरी के इस्तेमाल को सीखेंगे, वो आपको वोकेबलरी भी देंगे और वो आपको इस्तेमाल भी। और थर्डली फिर आप मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो होते हैं, डाउन न्यूज़पेपर होता है या इकोनॉमिस्ट होता है या मुख्तलिफ होते हैं, गार्डियन वगैरह, उससे आप वोकेबलरी निकालते हो और उससे उसी के मुताबिक आप यूज़ करते हो। सो दैट इज़ ऑल व्हाट कंपोजिशन। लेकिन कंपोजिशन में फिर से किसका किरदार आ रहा है, ग्रामर का, ठीक है। जब हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट ग्रामर अगेन, वो भी ग्रामर, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी ग्रामर का किरदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर हम लोग वाकई में ऐसे को देखें तो ये तीन तकरीबन एक साथ चलते हैं, सिमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं एक, और ये जो दो है कंपोजिशन एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो डिपेंड किस पे कर रहे होते हैं, ग्रामर पे कर रहे होते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपका ये वाला पोर्शन यानी बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो तो आपका 75% ऑफ द एसे इज स्ट्रॉन्ग। 75, इट इज नॉट अ जोक, 75% मीन्स कि आप 75 मार्क्स का जो एसे है आपका वो स्ट्रॉन्ग है। फिर आप किसकी तरफ आएंगे, आइडिया की तरफ। देखो, एसे राइटिंग इज नॉट अबाउट डेटा कलेक्शन, कि आपने कितना डेटा कलेक्ट किया है। मैं आपको कहता हूँ, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि राइट द एसे ऑन ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से आपके पास कितना डेटा पड़ा है, यानी आपने न्यूज़ आर्टिकल्स, आपने बुक्स पढ़े हैं, आपने इंटरनेट ब्राउजिंग की है, XYZ, वो ये चीज़ डिमांड ही नहीं कर रहा भाई। वो आपसे सिंपली ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर आइडिया बिहाइंड, यानी ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, उसमें डेटा आप थोड़ा बहुत दे, लेकिन 100% आपने डेटा नहीं देना है। 100% में से आप 40% डेटा दे दें, 30% डेटा दे दें, और बाकी जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करें, उसके इफ़ेक्ट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करें, उसके कॉजेज़ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करें, और फिर उसके बाद इसको कम करने के लिए अपने ओपिनियंस दे सकते हैं आप, बट दैट शुड बी योर्स। ऐसे इज ऑल अबाउट यू, जैसे आपके बारे में होता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमारे पास एक ऐसे आया था CSS के जो पेपर है
21 में जो अटेम्प्ट लोगों ने दिया उसमें एक ऐसे था प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये कैसे आया था। अब आप स्टार्ट हो जाते हो भाई ग्लोबलाइजेशन का ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, फलाने के मुताबिक, फलाने आर्टिकल के मुताबिक, फलाने बुक के मुताबिक, फलाने राइटर के मुताबिक, मतलब आप फुल ऑफ डेटा, फिल्ड विद डेटा ऐसे आप लिखते हैं और उसमें आपने इतने रेफरेंसेस दिए होते हैं कि मतलब बंदा जब उसे देखता है तो कहता है यार इस बंदे ने कितना पढ़ा है। आपने 20 पैराग्राफ्स लिखे और 20 पैराग्राफ्स में से आपने 18 पैराग्राफ्स तो लोगों के रेफरेंसेस दिए हैं और 3 पैराग्राफ्स ऐसे आपने लिखे जिसमें आपने उसको कंक्लूड भी किया है और उसको आपने अपनी एक 2 राय भी दी है। तो क्या ये ऐसे स्कोर कर सकेगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ ठीक है, आपने इतना डेटा पढ़ा, इतने लोगों के बारे में पढ़ा, इतने लोगों की राय आपने पढ़ी है, इससे आपने क्या सीखा? एक्चुअली दे आर डिमांडिंग दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आइडिया राइटिंग इज अगेन व्हाट 25% इसका स्कोर है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो आप आइडिया प्रिपेयर ही ना करें, बाकी 3 पोर्शंस प्रिपेयर करें तो आप उसमें कुछ भी लिख ले आपका ऐसे हो जाएगा, नहीं। ये सारे एक दूसरे के साथ अटैच है, यानी एक अगर कमजोर हो तो उसका असर दूसरे पे भी पड़ेगा। यानी अगर आपका आइडिया कमजोर हो तो इन तीनों पे आइडिया का असर होगा, आपका ग्रामर कमजोर है तो इन तीनों पे असर होगा, आपका कंपोजिशन कमजोर है तो तीनों पे असर होगा। ठीक है, तो ये एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे का एक प्रोसीजर है, यानी प्री रिक्विजिट्स ऑफ एनएसए है। अब हमारे यहाँ ये है कि हम इन 2 पोर्शंस को, ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को नहीं देखते, हम ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी गेन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ गेन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा गेन करते हैं और फिर जाकर एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाते हैं और ऐसे अटेम्प्ट करते हैं। और बाद में जब रिजल्ट आता है तो हमने 30 स्कोर किया होता है, 25 किया होता है, 20 किया होता है, कुछ तो 9-10 वाले भी होते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जब आपने टोटल अटेम्प्ट जो ऐसे का दिया है वो 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का आपने अटेम्प्ट दिया है, आउट ऑफ 100 मार्क्स आपने 50 का अटेम्प्ट दिया है, तो जो रीडर है वो आपको 50 में से कितना देगा? वो कोशिश करेगा कि आपको 50 में से अगर वो मैक्सिमम दे सकता है तो वो 30 ही देगा, ज़्यादा तो नहीं दे सकता। 60% स्कोर फिर भी हो जाता है, तो आपका जो ऐसे वो फेल हो जाता है। लेकिन अगर आप चारों पे काम करेंगे तो फिर आप 100% अटेम्प्ट देंगे। जब आप 100% अटेम्प्ट देंगे तो वो बंदा आपको 50-60 तक स्कोर ज़रूर देगा, इट इज़ माई गारंटी। तो दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली डिस्कस इन एसे राइटिंग। आइडिया कैसे एलेबरेट होगा इसको, यानी इन 4 पोर्शंस को हर एक को अलग अलग हम बाद में ज़रूर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप सबको मैंने एक चीज़ सजेस्ट करनी है, वो ये है कि सबसे पहले अगर आपने ऐसे सीखना है, हाउ टू अटेम्प्ट ऐसे करना है, तो उस इन सब से पहले आपको ऐसे के जो प्री रिक्वायरमेंट्स है, जो प्री रिक्विजिट्स है वो आने चाहिए। तो वो आपके ये 4 रिक्वायरमेंट्स है, प्री रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपके ये 4 है। अब इन 4 में से आप आइडिया पे तो आपका डेली काम हो रहा होता है, ऑलमोस्ट हर किसी का जो ऐसे पढ़ते हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं, आइडिया पे तो ऑलमोस्ट हर कोई डेली बेसिस पे काम कर रहा होता है। और कंपोजिशन पे भी डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट काम चल रहा होता है, कोई डिक्शनरी से सीख रहा है, कोई न्यूज़ आर्टिकल पेपर से सीख रहा है, कोई जो है वो मैगज़ीन से सीख रहा होता है, कोई ऑनलाइन वोकेबलरी सीख रहा होता है, ईडियम्स वगैरह वगैरह। ठीक है, रही बात ये इन 2 पे हमारे यहाँ काम बहुत कम है, बहुत कम लोग इस पे काम करते हैं। तो मेरे आपसे यही सजेशन है मेरी, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को इन 2 चीज़ों पे फोकस करवाऊँ, आप लोग की ये 2 चीज़ें इम्प्रूव कर लूँ आप लोग की। ठीक है, अब कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे, सो इट इज़ अप टू देम। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, और हम अपने वीडियोज़ में डेली बेसिस पे हम इन 2 पोर्शंस पे भी काम करेंगे, और मतलब हम इन 4 पोर्शंस पे ज़रूर काम करेंगे। और व्हाट इज़ ऐसे, हाउ टू अटेम्प्ट ऐसे, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पोर्शंस ऑफ ऐसे, ये सारी चीज़ें हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। For the time being, it's more than enough. I hope you people have learned something new from this video,
and people have enjoyed the video. At the end, I would like to tell you people that keep watching the videos and be active. Ramadan is the month where you can get a lot of time to give to extracurricular activities. Of course, this is for those who are engaged in academics. वो लोग जो academics में engage है, जो semesters, जो classes में engage है, तो उनके लिए तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होगी. तो आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन भी लग गए हैं, ऑलमोस्ट सारे तालीमी इदारे भी बंद हो गए हैं, तो आपके पास ऑलमोस्ट टाइम ज़्यादा होगा कि आप इस चीज़ को दे दें. इसको एक बार इम्प्रूव कर ले, इट विल हेल्प यू फॉर एवर. Thank you so much. Do subscribe the channel and do share it with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.